Assalamu alaikum dear students. My name is Kaisar Abbas. I have done my MSc and MA education. I give you a lecture from Chaudhry Rahmat Memorial Boys High School, Township Lahore. Today I will teach you the physics of 10th class. Very first chapter of this book is simple harmonic motion. तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को याद करवाना चाहता हूं कि नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी किया था, जिसमें आप लोगों ने ये लर्न किया था कि वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है किसी भी बॉडी की जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन जो है वो मूव करती रहती है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वो बार बार अपनी हरकत को दोहराती है। उसको हमने वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया था, जिसमें इस तरह की हरकत थी उसकी, टू एंड फ्रो और यू कैन से बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ऑफ इट्स मीन पोजीशन। कोई एक मीन पोजीशन यानी उसकी ये वस्ती पोजीशन, मीन पोजीशन वस्ती पोजीशन को कहते हैं उर्दू में, सेंटर वाली जो पोजीशन होती है। तो ये आप लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था। वाइब्रेटरी मोशन को रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, हम इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं या हम इसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेट करना, किसी बॉडी का ऑसिलेट करना या वाइब्रेट करना एक ही बात है। तो यहाँ पर जो सिंपल है इसका मीनिंग भी बड़े सिंपल है, यानी सादा, और मोशन का मतलब हरकत को कहते हैं कब जब कोई बॉडी मूव कर रही हो। और हार्मोनिक, इसके अंदर हार्मोनिक एक नया लफ्ज़ है आप लोगों के लिए। हार्मोनिक किसी भी वाइब्रेटरी मोशन करते हुए बॉडी की कोई स्पेशल काइंड होती है। वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड होती है जिसमें बॉडी जो है वो मूव करती है। वो स्पेशल काइंड कौन कैसी होती है, कैसे मूव करती है, हार्मोनिक मोशन वो कैसे परफॉर्म करती है, ये इंशाल्लाह जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आपको समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें आगे जाने से पहले हम कंटेंट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो स्टडी करना है। तो इसके जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अच्छा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ना ही है। अभी आप लोग जान जाएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, और इसको फर्दर हमने 3 काइंड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन का भी एक टॉपिक आता है। उसके अंदर हमने ये देखना है कि जब वेव्स जो हैं, जब कोई वेव मूव कर रही हो तो वो वाइब्रेट करते हुए, यानी उसकी पहले हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक वेव बनाता हूँ तो इस तरह से बच्चों उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाता है। पहले ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा हो रही है और लास्ट तक जाते हुए जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसके अंदर हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है, यानी वाइब्रेशन का मुसलसल कम हो जाना। और उसके बाद वेव मोशन में हमने ये पढ़ना है कि वेव किसे कहते हैं, वेव क्या होती है और वेव की कितनी किस्में होती हैं। जैसे कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए या गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी होते हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती गुजरने के लिए। तो इस तरह से इसको भी हमने टाइप्स के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। और आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आएंगी। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स थी, उनमें से मैकेनिकल वेव्स को भी आगे फर्दर हमने 2 काइंड्स में डिवाइड करना है, जिसमें ट्रांसफर वेव्स आएंगी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आएंगी। वो किस तरह से मूव करती हैं और उनके अंदर कौन सी नई टर्म्स जो हैं वो आप लोग पढ़ेंगे, वो भी आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर आप लोग स्टडी कर सकेंगे। लास्ट वन हमारे पास रिपल टैंक है। ये बच्चों हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट कह लें, ये इंस्ट्रूमेंट भी है, और इसकी मदद से जो हम मेजर वर्क करते हैं वो ये है कि इसके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स पैदा होती हैं, वो एंगल बनाती हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है वेव्स की, डिफ्रैक्शन होती है वेव्स की,
और रिफ्रैक्शन होती है वेव्स की। तो इस तरह से हमने इस रिपल टैंक के अंदर जो है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ हम जो है वो चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो यहीं से जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से आगे ही मैं इसकी डेफिनेशन राइट करने लगा हूं। आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन net force is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards its mean position। अब बच्चों आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद जो है या सुनने के बाद समझ नहीं आई होगी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन भी जो है वो लिखेंगे और उसके ज़रिए से भी प्रूव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की सिमत में, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट्स मीन कि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है और एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हो तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर रिलेशन ये शो कर रहा है कि फोर्स अगर इंक्रीज करेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद किसकी तरफ, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा जो बॉडी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसका जो यानी वो हमेशा उसकी जो फ्लो होगा वो अपने मीन पोजीशन की तरफ होगा, वो अपने मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करेगी। तो इसको हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली भी परफॉर्म करेंगे और हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो तीन चीज़ें, तीन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए 3 टाइप्स इसकी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, तब जो आपके टॉपिक इसके अंदर सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला है व्हेन अ मास अटैच्ड with a spring। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए दी हुई है इस बुक के अंदर वो है सिंपल पेंडुलम की। एंड द लास्ट वन इज बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल्स, व्हेन मास अटैच विद द स्प्रिंग। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक मास का जो है वो यहाँ पर हमने उसको रख दिया हुआ है। इसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये फ्रीली जो है वो इसके अंदर नॉर्मली पड़ा हुआ है ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर। यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं हुआ। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है ये आप ए कह लें या आप बी कह लें और नीचे वाली हम इसको सी कह लेते हैं। यहाँ पर जो है एक और हम मैस, उसी मैस को जो है वो आगे मूव करवाएंगे
और लास्ट वन इज यहाँ पर जो है वो मैस को यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब ये वाली जो हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो O पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन यानी मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है और वो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, नेट फोर्स, और ना ही उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैदा हो रहा है। अब यहाँ पर जो है इस बॉडी को पकड़कर या इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है और उसको इस पोजीशन से अगली एक्सट्रीम पोजीशन यानी इंतहाई पोजीशन तक जो है वो मूव करवाया जाता है। इस इंतहाई पोजीशन को हम ए का नाम दे देते हैं। तो बॉडी ए से ओ तक पहुंच गई, अब ओ से ए तक पहुंच गई। अब ए तक पहुंचते हुए उसके अंदर जो है वो फोर्स भी, नेट फोर्स भी आ गई और उसके बाद इसने कुछ ना कुछ जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कुछ ना कुछ नहीं बल्कि इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। अब यहाँ तक पहुँचते हुए ये बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच चुकी है तो इसके अंदर एक फोर्स बच्चे स्टोर हो गई है। कौन सी फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गई है कि जो इस बॉडी को, जो इस मैस को, ये मैस कह रहा है कि मुझे छोड़ें, मुझे वापस जाना है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये फौरन वापस आ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ गई है जो हमें मजबूर कर रही है कि इस मैस को छोड़ दें तो हाँ मैं इसको वापस लेके आ सकती हूँ इसकी मीन पोजीशन की तरफ। तो वो कौन सी फोर्स है जो इस बॉडी को वापस लाने की कोशिश कर रही है बच्चे? उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस बॉडी को वापस लाती है या लाने पे मजबूर करती है। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है। अच्छा, यहाँ पर O से A तक पहुँच गई। अब बॉडी को जब यहाँ से छोड़ा जाता है तो इनर्शिया की वजह से वो वापस O पोजीशन पर रुक नहीं पाती, वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाती है। हम इसकी अगली जो ये नेक्स्ट पोजीशन है उसको हम B का नाम दे देते हैं। ये इसकी अदर साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी इस साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है और ये वाली इसकी, ये B इस साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पर बॉडी प्लेस किया हुआ है, यहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर भी इसकी अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्टोर हो चुकी है क्योंकि ये वाली बॉडी फिर दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमें हुक्स लॉ जो है वो अपने लॉ के मुताबिक जो है हमें समझाता है कि किस तरह से जो फोर्स है वो नेट तौर पर अप्लाई हो किसी बॉडी पे तो उसके डिस्प्लेसमेंट में किस तरह से इजाफा होता है या वो डिक्रीज होता है। तो हमारे पास जो हुक्स लॉ है वो कुछ इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यहाँ पर बच्चे F फोर्स को शो कर रहा है और जो X है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये डायरेक्ट ये वाला साइन आ जाए तो इनवर्स नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट का मतलब है एक क्वांटिटी इंक्रीज करे दूसरी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स, जितनी फोर्स इसके अंदर इंक्रीज होगी या जितनी फोर्स इसके अंदर आएगी, कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। जब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जितनी होगी उतना ही इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, यानी O से लेकर यहाँ तक ये इतना जो हमने डिस्टेंस कवर किया है डिस्टेंस, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया है। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो सम कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x आ गया। यहाँ पर बच्चे ये वाला जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम k कांस्टेंट बोलते हैं और ये वाला जो k कांस्टेंट है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग की जो थिकनेस है या स्प्रिंग कितना जो है वो मोटा होगा या कितना पतला होगा, इसका जो डिपेंडेंस है इसके स्प्रिंग के इस कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता चला जाऊं कि कैसे स्प्रिंग जो है वो सख्त हो या नरम हो। इसकी एग्जांपल स्टेपलर से दी जा सकती है कि कुछ स्टेपलर जो है वो उनके स्प्रिंग बहुत नरम होते हैं, हम 2 उंगलियों से दबा के जो है वो उसको लगा सकते हैं। लेकिन जो है वो अगर बड़ा स्टेपलर हो तो उसको पूरे हाथ से दबाना, पूरे हाथ की हथेली से दबाना पड़ता है और उसके बाद जाकर जो है वो हम सुई लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना सख्त स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट
के और होगा, और जितना नरम होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत और होगी। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर बच्चों हम के स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के इधर रहा और एफ के नीचे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आके नीचे डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पर के की कीमत, के कौन सा जी, स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत, हम अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाए कोई और वो हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ ले, जबकि वो फोर्स भी दे दे हमें और डिस्प्लेसमेंट भी दे दे, तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए से जो है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे ये वाली जो हमने इक्वेशन निकाली है इसके अंदर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाने पर मजबूर हूँ। वो कैसे माइनस का साइन मैंने चुप करके लगा दिया है। आप लोग भी हैरान होंगे कि इसमें तो कहीं माइनस का साइन आया नहीं है। तो बच्चे ये बच्चे जो हैं वो सारा साल पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये माइनस का साइन कैसे है। तो ध्यान से आप लोगों ने इस बात को समझना है कि माइनस का साइन यहाँ पर इसलिए लगा दिया है क्योंकि जो बॉडी है वो हमेशा, बॉडी को अगर मैं आगे की तरफ मूव करवाता हूं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी को पीछे की तरफ लाने पे मजबूर करती है। तो बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे हो रहा है, बॉडी आगे मूव कर रही है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको पीछे की तरफ मूव करवा रही है। इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे की मुखालफत कर, जब दो चीज़ें एक दूसरे की मुखालफत करती हैं, एक इस साइड पर मूव कर जाए दूसरे का मुंह इस तरफ लगा हो तो ये नेगेटिविटी आती है, ये रिलेशन नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन लगाया गया है ताकि आप लोगों को समझ आए कि जो फोर्स है वो अपोजिट साइड पर जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम द जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ मूव कर रहा है और हो रहा है, और जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स वो इस तरफ से इस तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पर बच्चे इस के अंदर एक और भी हमारे पास जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो भी मेरा बेटा इसके अंदर परफॉर्म करता है। वो कैसे, हमें पता है कि F बराबर है ma, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि F बराबर है ma होता है। यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये हमें ये बता रही है कि यहाँ पर जो फोर्स है, अगर फोर्स इंक्रीज होती है, अगर फोर्स ज़्यादा होती है तो जो एक्सेलेरेशन है वो भी इंक्रीज कर जाता है। अगर फोर्स कम हो जाती है तो जो एक्सेलेरेशन है वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। एक क्वांटिटी की इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर अगर इस कानून को इस डायग्राम पर लागू करें या इस मैस के ब्लॉक के ऊपर जो है वो लागू करें तो हमें कैसे पता चलता है कि एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है फोर्स के इंक्रीज होने से। वो ऐसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं ब्लॉक को लेके गया तो इसके अंदर रिस्टोरिंग इंक्रीज कर गई और ज्यादा से ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आई। लेकिन जब ये यहां से लेकर यहां तक मैं इसको ले गया तो यहां से लेकर यहां तक ले जाने में उसने एक्सेलरेशन भी किया है। अब जितना मीन पोजीशन से दूर होते जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते जाएंगे, उसकी फोर्स में भी इजाफा हो रहा है, रिस्टोरिंग ज्यादा इंक्रीज कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा रिस्टोर हो रही है और उसके एक्सेलरेशन में भी ज्यादा इजाफा हो रहा है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो रहा है और फोर्स भी ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है फोर्स भी इंक्रीज कर गई और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर गया। और डिक्रीज कैसे है, जो ही हम इस ब्लॉक को छोड़ते हैं तो फोर्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कम होना शुरू हो जाती है, स्प्रिंग ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। जो जो फोर्स कम होती चली जाती है एक्सेलरेशन भी कम होता चला जाता है। एक्सेलरेशन हमेशा कम होता है मीन पोजीशन की तरफ आते हुए और फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स भी हमेशा कम होती चली जाती है अपने मीन पोजीशन की तरफ आते हुए। तो इस जैसे फोर्स कम हुई एक्सेलरेशन भी कम होता चला गया। तो ये दोनों साइड पर इस तरफ भी आए तो इसी तरह से जब ब्लॉक मीन पोजीशन से इस तरफ आता है तो इसकी फोर्स इंक्रीज हो जाती है, इसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। जो ही ये ब्लॉक वापस अपनी इस पोजीशन पर जाता है तो इसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है और फोर्स भी डिक्रीज हो जाती है। इट्स मीन के एक्सेलरेशन के इंक्रीज करने से
फोर्स की इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चों इस सारे टॉपिक के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि बॉडी जो है वो बार बार अपने मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो वाइब्रेट कर रही है और वाइब्रेट कर रही है और उसकी हमेशा जो डायरेक्शन है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही है। तो ये वाली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अब आप ऑफ कोर्स समझ गए होंगे। दूसरी ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये थोड़ी लेंथी है, ये हम अगले टॉपिक के अंदर अगले लेक्चर के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे। बॉल एंड बाउल सिस्टम, थोड़ी सी इसकी जो है वो टाइम चाहिए इसके लिए। बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसके अंदर बच्चे क्या, आप लोगों ने टायर के ऊपर जो है वो इस तरह से मडी गार्ड जो है वो चढ़ा हुआ आप लोगों ने देखा है कि टायर के ऊपर चढ़ा होता है जो स्टील वगैरह का होता है। तो उसको अगर हम उतार दें, यानी ये टायर है तो उसके ऊपर यूं करके चढ़ा होता है, इसको अगर हम उतार दें ये ऊपर वाले को और उसको हम यूं रख लें तो आप समझे ये एक बाउल बन गया है और इसके अंदर हम एक बाल रख देते हैं यहाँ पर, तो ये बन गया बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये भी हमें समझाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करती है ये वाली बॉडी, ये वाला बॉल। जब ये वाला बॉल यहाँ से इस एक्सट्रीम पॉइंट पर ए पर आता है तो हम ये देखते हैं कि मीन पोजीशन से इस तरफ आते हुए उसकी रिस्टोरिंग फोर्स में बच्चों क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। उसके एक्सेलरेशन में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर गया, रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज कर गई। अब वापस होते हुए एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा और रिस्टोरिंग फोर्स भी डिक्रीज करेगी। लेकिन यहां पर एक और जो टर्म है वो मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगा, वो यहां पर जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। वेलोसिटी ऑफ अ बॉल के ऊपर क्या जो है वो फर्क पड़ता है बच्चों। देखो जब भी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए बॉल जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। देखे ना, अगर ये वाली जो मेरे पास मार्कर है इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक देता हूँ तो ऊपर जाते जाते आखिर कहीं पर इसने जाके रुक जाना है। इट्स मीन के ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है और नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती चली जाती है। इसी तरह से ऊपर जाएगी बॉल तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और वापस आते हुए इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। आप लोग ये याद रखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है ऑन अ एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम ऑन अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है इसकी मैक्सिमम होती है। इसी तरह से बॉल जब इधर की तरफ ऊपर चढ़ेगा इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, जब वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करते चली जाएगी। तो ये मेरे बच्चे ये वाली जो बॉल है ये भी वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रही है कि वो बार बार अपनी मीन पोजीशन के ऊपर अपनी हरकत को दोहरा रही है। और अक्कर सिंपल हार्मोनिक मोशन अक्कर व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये देखें, जो फोर्स लगती है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जा रहा है, तो डायरेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है एंड इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, चाहे बॉल इधर चला जाए या बॉल इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए उसकी हमेशा जो डायरेक्शन है वो इधर ही रहती है। वो इधर जाए तो तब भी वापस आता है, वो इधर जाए तो तब भी वापस ही आता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी और आप लोग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, ये क्या कैसे परफॉर्म करती है। अल्लाह हाफिज़।